6 महीने बैठना है, साल बैठना है, 2 महीने बैठना है, यहीं बैठेंगे। सबका सत्यानाश हो जुआ। ये पहले भी हमने दिल्ली बहुत दफा इधर जीती है, अभी भी जीतेंगे। उसमें 40 बिंदु किसानों के विरोध में है, तो उसमें रह क्या गया। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले एक पखवाड़ा से भी ज्यादा समय से चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, ठीक आज से वैसा ही करीब 32 साल पहले भी देखने को मिला था, जब लाखों किसान बोट क्लब पहुंचकर धरने पर बैठ गए थे। उस वक्त किसानों की मांग थी कि गन्ने की फसल के उन्हें ज्यादा दाम मिले और बिजली पानी के बिलों में छूट दी जाए, जो कि उस वक्त पूरी भी हुई थी। अब इस बार भी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के मौजूदा आंदोलन को एक पखवाड़ा से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और लाखों किसान अपनी इस मांग पर अड़े हैं कि कुछ महीने पहले लागू किए गए नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। इस बीच किसानों के आंदोलन को लेकर कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिनके जवाब हम में से शायद कम ही लोग जानते हों। आइए जानते हैं क्या है वो सवाल और आखिर क्या है उनके जवाब। दरअसल भारत में किसान आंदोलन का अपना एक पुराना और लंबा इतिहास रहा है। पंजाब, हरियाणा, बंगाल, दक्षिण और पश्चिमी भारत में पिछले 100 वर्ष में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस बार भी कमोवेश वैसा ही हो रहा है, क्योंकि किसानों का मानना है कि मौजूदा समय में किसानों को जो चाहिए था वो नए कानून में नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है कि नए कृषि कानूनों में किसानों के हित की ही बात की जा रही है, क्योंकि किसान अब अपनी फसल को सिर्फ मंडियों के अलावा निजी कंपनियों को भी बेच सकेंगे और इससे उन्हें उनकी फसल के ज़्यादा दाम मिल सकेंगे। जबकि किसान संगठनों ने इस ऑफर को इस बिना पर खारिज कर दिया कि किसानों की ये मांग तो कभी रही ही नहीं। यानी किसान भले ही अपनी फसल के ज़्यादा दाम चाहते हैं, लेकिन निजी कंपनियों को उनकी फसल बेचे जाने की उनकी मांग ही नहीं थी। ये पहले भी हमने दिल्ली बहुत दफा इधर जीती है, अभी भी जीतेंगे। उसमें 40 बिंदु किसानों के विरोध में है, तो उसमें रह क्या गया। दरअसल फसल बेचे जाने के लिए मंडियों में जो इंतजार किसानों को करना पड़ता है, उसको लेकर किसानों की ये मांग रही है कि उसे ज़्यादा मंडियां चाहिए। लेकिन नए कानून के बाद अब उन्हें ये शंका है कि कुछ समय बाद मंडियों का सिलसिला ही खत्म ना हो जाए, जो कि उनकी परेशानियों को और बढ़ा सकता है। किसानों की मांग रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में प्रोक्यूरमेंट सेंटर यानी कि खरीद केंद्र खोले जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन सरकार ने ज़्यादातर खरीद केंद्र पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ही खोल रखे हैं, जिसकी वजह से अन्य प्रदेशों में कम खरीद हो पाती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो इसको लेकर किसानों की ये मांग रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई जगह पर हो तो रही है, लेकिन उसका कोई रेगुलेशन नहीं है। ऐसे में इसके लिए भी रेगुलेशन लाया जाना चाहिए। दरअसल ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो भारत एक कृषि निर्भर अर्थव्यवस्था वाला देश है। जाहिर है इसमें समय समय पर कई बदलाव भी आते रहे हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर बदलाव धीमी गति के रहे हैं, जिनका मुख्य कारण किसान हित के दावों पर होने वाली राजनीति रही है। संसद में नए कानूनों को लेकर खींचतान की स्थिति बनी रही, जबकि किसानों से इसके बारे में उनकी राय तक नहीं लिए जाने का भी आरोप लगता रहा है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं उन 3 नए कानूनों पर जिनकी वजह से किसानों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी है। पहला कानून है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन व सरलीकरण कानून 2020। इसके मुताबिक किसान अब अपनी उपज को APMC यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की ओर से अधिस्वीकृत की गई मंडियों से बाहर भी बिना दूसरे राज्यों का टैक्स दिए भी बेच सकते हैं। दूसरा कानून है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार यानी सशक्तिकरण व संरक्षण कानून 2020। इसके मुताबिक किसान अब अनुबंध वाली खेती यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं और इससे सीधा उसकी मार्केटिंग भी की जा सकती है। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। इसके मुताबिक जो आवश्यक खाद्य वस्तुएं होती है जैसे गेहूं, चावल, अनाज, दाल, खाने का तेल, आलू, प्याज जैसी चीज़ें,
इनको असाधारण परिस्थितियों के अलावा अब किसी भी तरह के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया है और इनके भंडारण पर भी अब खुली छूट दी गई है। सरकार का कहना है कि नए कानूनों से किसानों को ज़्यादा विकल्प मिलेंगे और ज़्यादा कीमत को लेकर भी अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी। साथ ही कृषि बाजार, प्रोसेसिंग और आधारभूत संरचना में निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। जबकि किसानों को लगता है कि इन कानूनों से उनकी मौजूदा सुरक्षा भी छिन सकती है। मौजूदा व्यवस्था में किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग के साल 2006 में दिए गए कुछ अहम सुझावों में से बहुत सी व्यवस्थाएं अभी भी लागू नहीं हो पाई है। ऐसे में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मंडियां और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सुरक्षा देने वाले कानून चाहिए। दरअसल भारतीय कृषि क्षेत्र में डिमांड से ज़्यादा सप्लाई एक बढ़ती हुई चुनौती है और इसके लिए किसानों को अपने उत्पाद के लिए नए बाजार चाहिए। ऐसे में कानून में मंडियों का प्रभाव कम करने के पीछे सरकार की शायद यही मंशा रही हो, लेकिन संभवतः इस प्रक्रिया में एक अभाव भी रहा है। सरकार को यह समझना होगा कि उसकी नीतियों की वजह से कहीं कृषि पर संकट तो नहीं बढ़ रहा है। सरकार की जो सब्सिडी पॉलिसी है, जो फर्टिलाइजर पॉलिसी है, कहीं ना कहीं इनकी वजह से खेती की लागत बड़े पैमाने पर आज बढ़ने लगी है और इस पर सरकार की नज़र नहीं जा रही है। किसान संगठनों का कहना है कि नए कानूनों के बाद उनकी उपज के दाम और भी कम मिलेंगे, जिससे खेती की लागत भी निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें शंका है कि फिलहाल सरकार की ओर से मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी भी खत्म हो सकती है और ऐसे में किसान औद्योगिक घरानों के महज बंधुआ मजदूर जैसे होकर रह जाएंगे। ऐसे में ज़रूरत है कि किसान संगठन और सरकार के बीच सही और सार्थक चर्चा हो ताकि आपसी दिक्कतें और एक दूसरे के रवैये को समझकर समाधान तलाशा जा सके। बहरहाल नए कृषि कानूनों के विरोध में उतरे किसान और सरकारों के बीच झगड़ा अभी थोड़ा पेचीदा बना हुआ है, जबकि दोनों पक्षों की ओर से मिल बैठकर बात करने की कोशिशें भी जारी है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प हो चला है कि अपनी मांगों पर कौन ज़्यादा टिका रहता है और किसानों के इस आंदोलन का आखिर क्या सिला निकल पाता है। व्यूज़.न्यूज़ के लिए पवन टेलर की रिपोर्ट।